Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ द लॉज। अभी जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया के पार्लियामेंट में दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। अभी लोकसभा राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। ये लोकसभा राज्यसभा जो होता है, ये जो पार्लियामेंट है, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। ये काम कैसे करती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस के बाद इसका रोल क्या है, काम क्या है, किसको कंट्रोल करती है, काम पार्लियामेंट का कैसे चलता है, दो हाउसेस जो है उसमें मेंबर्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, ये टॉपिक में पढ़ने वाले, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जिसमें डिबेट डिस्कशन होता है, जिसमें इंडिया के जो एमपीज एमएलए जो होते हैं वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, इंडिया के लोगों के लिए रूल्स बनाते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वे इन इंडिया प्राइड आवरसेल्फ ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। अभी इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट तो होता ही है, जहां पे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और डिबेट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अभी ये जो लोग हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनको राइट कैसे मिला है, उनको कंसेंट लोगों से मिली है। लोग जो है वो इलेक्शन में क्या करते हैं, वो लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वोट करते हैं, अपने जो उनको लीडर अच्छा लगता है, अपने फेवरेट लीडर को वोट करते हैं, उसके वोटिंग के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, पार्लियामेंट में बैठता है, ठीक है, और लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए क्या करता है, वो लॉज बनाता है। It is these elements that together make us a democracy and is the best expressed in the institution of parliament। और ये इंडियन डेमोक्रेसी का या कोई भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ये सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है, जिसमें जो पार्लियामेंट होता है वो लोगों के लिए रूल्स बनाता है। अभी लोगों के लिए रूल्स बनाता है मतलब वो किसी एक आदमी की सुनेगा क्या, नहीं। पार्लियामेंट में 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। मैं नंबर्स बताऊंगा कि लोकसभा राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है, पर जो 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे अलग अलग ओपिनियन सामने रखते हैं, ठीक है। उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। वी विल सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल्स सिटीजंस ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और ये जो पार्लियामेंट है, ये इंडियन सिटीजंस को कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, या जो लोग हैं वो अपना डिसीजन खुद कैसे लेते हैं, वो हम देखेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से लेते हैं। एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट जो है ये इंडियन डेमोक्रेसी का क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है और एक की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में। 1947 में एक बहुत बड़े डिफिकल्ट स्ट्रगल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। इंडियंस के साथ खराब सलूक किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिशर्स को प्रेफरेंस दिया जाता था हर जगह पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जितनी भी वेल्थ थी वो उठा के वो यूरोप लेके गए, ब्रिटेन लेके गए, ठीक है। तो इंडियंस के साथ क्या हो गया, बहुत सारा गलत उन्होंने किया, इंडियंस को राइट्स नहीं थे। तो यहाँ पे जो लोग थे, अभी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी बनाएंगे लोग जो है, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी बनाएंगे उसमें ऐसे आइडियाज वो लेके आएंगे जो ब्रिटिश राज में उनको वो आइडियाज नहीं मिलती थी, ऐसे राइट्स लेके आएंगे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको नहीं मिलते थे। तो वो कौन से आइडियाज होगी, पहले तो आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसमें लोगों को भी डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अभी कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिश राज में, कॉलोनियल रूल मतलब क्या, ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, ऐसे टाइम पे जो लोग होते थे वो डर में रहते थे कि ब्रिटिशर्स कभी भी क्या करते थे, किसी भी आदमी को उठाते थे, जेल में डाल देते थे, ठीक है। कभी भी किसी को सजा दी जाती थी, कोई भी केस उसके ऊपर लगा दिया जाता था। तो जो लोग होते थे वो डर में जीते थे। तो उनको अभी क्या चाहिए, उनका खुद का भी कंट्री बन रहा है 1947 के बाद, तो उनको राइट्स भी मिलेंगे, ठीक है, इसी सिक्योरिटी भी मिलेगी, कोई भी गवर्नमेंट जाके उनको कभी भी जेल में नहीं डालेगी विदाउट एनी रीजन। एंड दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन। मतलब अगर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज भी कर दिया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर कोई गलत बोल भी दिया, तो भी उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब आप गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर रूल कर रही है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ऐसी गवर्नमेंट किसके ऊपर राज कर रही थी, इंडियंस पे राज कर रही थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन एंड द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश। अभी जैसे इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हम इंडिपेंडेंस मांगने लग गए, तब सब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, ये ब्रिटिशर्स को ओपनली क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, जिससे कि इंडिया को क्या मिल गया, लास्ट में इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है। As far back in 1885, the Indian National Congress demanded that there
बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती थी इतने पुराने टाइम पे, ठीक है, इंडिया में एक ही पार्टी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या डिमांड किया कि एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए जहाँ पे डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, और तभी इंडिया में वो लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अभी 1999 में जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, ब्रिटिशर्स ने लाया, तो वहां पे इंडिया के कुछ लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को, कुछ लोगों को क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है, पर वहां पे उनको वोटिंग राइट नहीं था। While these early legislation under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all the adults to vote, nor could people participate in the डिसीजन मेकिंग। मतलब ब्रिटिशर्स ने भले ही इंडियंस को यहाँ पे पार्टिसिपेशन दे दिया पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, पर वहां पे उनको वोटिंग राइट नहीं था, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई बात नहीं चलती थी। ये बात समझ में आ रही है? The experience of colonial rule and participation of different people in the struggle left no doubt in the minds of the nationalists। मतलब जो ब्रिटिशर्स के राज में हम लोगों ने सीखा, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, उससे हमने जो भी चीजें सीखी, तो इससे अभी जो हम कंट्री बनाने वाले थे वो बहुत ज्यादा अच्छा कंट्री बनाने वाले थे, जिसमें सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलते, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलते, दे वर एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता। विद इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ द फ्री कंट्री। और इंडिपेंडेंस के बाद हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जो एक फ्री है, हमको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, ना ब्रिटिशर्स की सुनने की जरूरत है। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to the people needs। मतलब एक ऐसी फ्री कंट्री, एक ऐसा गवर्नमेंट वहां पे होगा जहां पे वो लोगों के बारे में सोचेगा, लोगों की जो जरूरतें होगी उसके लिए सेंसिटिव रहेगा। The dreams and aspiration of the freedom struggle were made concrete in the constitution of the independent India that laid down the principle of universal adult franchise। अभी इंडिया के जो वो टाइम पे जो लोग के जो ड्रीम्स होते थे, उनकी जो एस्पिरेशंस होते थे, जो आइडियाज होते थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में वो लोगों को बताते थे कि अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम ये चीजें देंगे, हम फ्रीडम देंगे, हम इक्वालिटी देंगे। अब ये इक्वालिटी किस में दी जा रही है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी जा रही है, ठीक है। अभी इसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी दिया जा रहा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या? सबको इक्वल वोटिंग राइट भी होगा, भले वो आदमी किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, किसी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, सब लोगों को क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। अभी ये फोटो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो फोटो, ये आदमी क्या कर रहा है? ये ईवीएम को पढ़ रहा है कि ये जो ईवीएम होता है वो काम कैसे कर रहा है। इसमें अलग अलग जो बटन होते हैं वो अलग अलग पार्टी को, और जो सिंबल है वो डिनोट करते हैं कि कौन से पार्टी का कौन सा सिंबल है। जो बटन होते हैं उसको ये पढ़ने का काम कर रहा है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो इंडिया के अलग अलग रिमोट एरियाज में जाके वोट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वोटिंग जो इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इनएक्सेसिबल होते हैं, आप जल्दी से वहां पहुंच नहीं सकते, वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होता, जो हिली एरियाज होते हैं, तो वहां पे लोग एलिफेंट यूज करके ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे कार्स जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पीपल एंड द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या? परमिशन। कंसेंट मतलब क्या होता है? परमिशन होता है, ठीक है। अभी कंसेंट और परमिशन, डेमोक्रेसी जो होती है ये कंसेंट पे चलती है, लोगों के परमिशन से चलती है। अभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के बाद इंडिया में बना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किससे आती है? लोगों से आती है। किससे आती है? लोगों से आती है। अभी जो लोगों की जो पावर है, ठीक है, वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल रही है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे पावर किसके पास है? कंट्री के सिटीजन्स के पास पावर है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। मतलब ये लोगों का डिसीजन है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कंट्री में जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन से रूल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? उसके लोग डिसाइड करेंगे। द बेसिक आइडिया इज द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मतलब डेमोक्रेसी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? डेमोक्रेसी में पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है? उसके लोगों के पास होती है। तो लोग डिसाइड करेंगे कि उनकी कंट्री कैसे चलनी चाहिए। इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स। मतलब इंडिया में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या होना चाहिए? लोगों का कंसेंट चाहिए, लोगों का ट्रस्ट वो आदमी पे होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन पे होना चाहिए, तभी वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? काम कर पाएगा, ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? अभी ये जो इंडिविजुअल है वो अपनी पावर रिप्रेजेंटेटिव को कैसे देते हैं या अप्रूवल कैसे देते हैं, ठीक है। वो इलेक्शन से देते हैं। इंडिया में इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं। उसमें आप लोग किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हो, मतलब वो आपको वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा लगता है, वो काम सही करता है, तो आप उसको वोट कर देते हो, और वोटिंग के बाद वो क्या करता है? वो लीडर बन जाता है और फिर वो गवर्नमेंट चलाता है। पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एंड देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट।
अभी जो भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने ग्रुप से अपनी एक खुद की सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और वही गवर्नमेंट क्या करती है इंडिया में, इंडिया को चलाती है। ठीक है, द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। अभी जो पार्लियामेंट होती है इंडिया में, जो लोकसभा राज्यसभा है, वो क्या करती है, वो इसी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आज का जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वो किसको कंट्रोल कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। जो मोदी जी है वो उनको आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में, जो भी वो काम कर रहे हैं। इट इज दिस सेंस थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। मतलब ये जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोग उनको चूज करते हैं इलेक्शन द्वारा, वही क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं और वो गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। ठीक है, अभी द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट बना है 1947 के बाद, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तभी तो पार्लियामेंट बना इंडिया का, एक फ्री पार्लियामेंट बना। पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनका पार्लियामेंट था, वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। these are पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अभी ये जो पार्लियामेंट है, ये लोग जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लोग जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाके बैठते हैं, पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। The Indian Parliament is an expression of faith that the people of India have in the principle of democracy. These are participation by the people in the decision making process and government by consent. अभी जो लोग होते हैं वो उनके ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। मतलब इनडायरेक्टली किसका सुना जा रहा है, यहाँ पे लोगों का सुना जा रहा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हैं, पीपल के। द पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अभी सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के पास इतनी पावर ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों ने उसको कंसेंट दिए, लोगों ने उसके ऊपर एग्री किया है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो होता है, ये दोनों दोनों अलग है। ठीक है, इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट होता है, और स्टेट लेवल पे, अगर गुजरात महाराष्ट्र की हम बात करेंगे, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अभी इंडिया में अगर लॉज बनाना है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लॉज बनाना है, तो पार्लियामेंट बनाता है, मतलब पूरे इंडिया को अप्लाई होते हैं। और अगर महाराष्ट्र की स्टेट की बात करो, तो महाराष्ट्र स्टेट अपने खुद के भी लॉज बना सकता है, गुजरात स्टेट अपने खुद के लॉज बना सकता है, कर्नाटक गवर्नमेंट अपने खुद के लॉज बना सकता है। तो ऐसे दो पार्लियामेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो है पार्लियामेंट और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों जगह पे लॉज बनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। अभी ये जो पार्लियामेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा जो है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी राज्यसभा जो इलेक्शन है वो कितने साल में एक बार होता है, 5 साल में एक बार होता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिया है, इंडिया के अलग अलग यूनिट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया कि एक यूनिट इंडिया, अगर फॉर एग्जांपल ये छोटा सा बॉक्स पकड़ लो, ये बॉक्स जो है, ये इंडिया है। ठीक है, अभी फॉर इलेक्शन पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये इंडिया के ये क्या कर दिए, छोटे छोटे यूनिट्स बनाए। ये छोटे छोटे जो यूनिट्स है, ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए। अभी ये जो एक बॉक्स है, ये एक यूनिट है, इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, इलेक्ट होके आता है। तो एक बॉक्स के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठेगा और उसके लोगों के लिए डिसीजन लेगा। ठीक है, उसके बॉक्स के लिए। ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट द इलेक्शन यूजुअली बिलोंग्स टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक लीडर आता है, वो अपने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिया में ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इलेक्ट होके आते हैं और कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक बार इलेक्ट होने के बाद इनको क्या बोला जाता है, एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे तो क्या बोला जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। और सारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट से जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनको एमपीज बोला जाता है, और यही एमपीज क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अभी पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट काम क्या करता है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का सबसे पहला काम है कि कौन सा गवर्नमेंट वहां पे रहेगा, इंडिया को चलाएगा कौन सा गवर्नमेंट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। अभी वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है जिसके वोट ज्यादा है, जिसके एमपी ज्यादा है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अभी पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे, इसमें 3 लोग होते हैं। पहला तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये तो 3 चीजें है, ये तीनों को पार्लियामेंट माना जाता है। प्रेसिडेंट भले ही कभी राज्यसभा लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करता, पर उसको पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs
बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट मिले या कितने एमपीज किसके कौन से पॉलिटिकल पार्टी के बाद आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को चांस मिलता है अपना खुद का गवर्नमेंट बनाने का, अपना सरकार बनाने का। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स, अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा जो है ये लोकसभा में 543 मेंबर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस जो है वो रिमूव हो गए। अभी इसके बाद कितने हैं लोकसभा में, 543 मेंबर्स है। अभी 543 मेंबर्स में अगर आपको लोकसभा में आपको इंडिया में अगर आपकी खुद की गवर्नमेंट बनानी है, आपको सरकार आपकी बनानी है, तो लोकसभा में से ये 50% आपको क्या चाहिए, आपके एमपीज खुद के होने चाहिए। मतलब 272 जो एमपीज है वो आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, सरकार बना सकते हो। और दूसरा भी मेथड है, आप दूसरे पार्टी के भी हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, जिससे कि ये 272 का टोटल आ जाए और जिससे आप अपनी सरकार बना पाए। द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो अपोजिशन है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स नहीं मिलते हैं, उनके कम एमपीज आते हैं, वो क्या बन जाते हैं, अपोजिशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज की हम बात करेंगे, आज जो है मोदी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा एमपीज है, ठीक है, तो एमपीज तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई। जो कांग्रेस है उसके कम एमपीज थे, तो वो क्या हो गए, अपोजिशन हो गए, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी कोएलिशन। द लार्जेस्ट अमंग दिस पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती नहीं है, उनको कम वोट्स होते हैं, उसको अपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। अभी जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो आगे हम पढ़ेंगे कि कोएलिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अभी लोकसभा का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास सबसे ज्यादा एमपीज होंगे उसकी सरकार बनेगी, ठीक है, उसका क्या बनेगा, गवर्नमेंट बनेगा। गवर्नमेंट बनेंगे मतलब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव बनाए जाएंगे। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द लॉज। अभी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं लोकसभा राज्यसभा में जो भी लॉज बनाए गए उसको इंप्लीमेंट करने का काम ये एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज ऑफन यूज द टर्म गवर्नमेंट। अभी एग्जीक्यूटिव को बहुत बार गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। आज जो मोदी गवर्नमेंट है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है। मोदी गवर्नमेंट जो है ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। मतलब आज रूलिंग पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, तो आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी है। वो कौन है, बीजेपी के लीडर है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द मिनिस्टर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपना कैबिनेट डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकी दूसरे और कौन लोग होंगे जो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे, ठीक है। तो उसके प्राइम मिनिस्टर के जो भी भरोसे लायक जो लोग होते हैं उनको कैबिनेट में बिठाया जाता है। दिस मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और यही जो मिनिस्टर होते हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ऑफन टाइम्स इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी। अभी यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, हम लोगों ने देखा कि अगर लोकसभा में लोकसभा में अगर इंडिया में आपको खुद का गवर्नमेंट बना है तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 273 तो एटलीस्ट चाहिए, 272 273 चाहिए। तो 273 मेंबर्स अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी की बात करो, बीजेपी के पास 200 एमपीज है, ठीक है, 200 एमपीज है। फिर उसके बाद शिवसेना की बात करें, शिवसेना के पास 90 एमपीज है, ठीक है, 90 एमपीज। अभी अगर बीजेपी को अपना खुद का गवर्नमेंट अगर बनाना है, तो बीजेपी को अपना खुद का गवर्नमेंट बनाना है तो एटलीस्ट 273 चाहिए। तो उसको किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, शिवसेना का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे 290 हो रहा है, मतलब 270 क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, जब आपके पार्टी के पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज नहीं है तो आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी राज्यसभा की बात करते हैं। अभी राज्यसभा जो होता है ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स होता है। लोकसभा जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है। The राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट legislation and bill required to pass through the राज्यसभा in order to become a law। अभी राज्यसभा में आप बिल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। लोकसभा में एक बार बिल आ गया जो जिसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा, कोई लॉ बनाना है, उसको बिल बोला जाता है। अभी जो बिल है अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में भेजना पड़ता है, राज्यसभा भी एग्री करेगा, उसके ऊपर वोटिंग होगा, तभी वो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाता है। It is therefore has an important role of reviewing and
अल्टरिंग इफ अल्टरेशंस आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। अभी ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा बिल को देखता है, उसके ऊपर डिबेट डिस्कस करता है, उसको चेक करता है, उसमें कुछ चेंजेस भी वो सजेस्ट करता है कि ये जो बिल है इसमें ऐसे चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से लोकसभा क्या करता है, एक्शन लेता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स से ही इलेक्टेड लोग होते हैं, मतलब वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लोकसभा में जो भी इलेक्शन हो रहा है उसको लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टेड बाय द पीपल। पर जो राज्यसभा होता है उसमें लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स। अभी राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे 245 स्ट्रेंथ है, उसमें 233 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स है। जो 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। किससे कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। अभी जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट का जो सेशंस होता है, पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स को क्या बोला जा रहा है, सेशंस बोला जा रहा है। अभी जो पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग स्टार्ट होती है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर्स में मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप जो काम कर रहे हो कैसा काम कर रहे हो, अपनी इकोनॉमी ठीक चल रही है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं, जो रोड्स बनाने थे वो रोड ठीक से बन रहे कि नहीं, ये सारे प्राइम मिनिस्टर को आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में लोगों के सामने। तो क्वेश्चन आर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो क्वेश्चन आर होता है ये ऐसा सेशन होता है जहां पे जो एमपीज है, जो अपोजिशन लीडर के जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर्स उसके ऊपर मांग सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वे हो जाता है जिसमें जो पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं, उसको क्वेश्चंस पूछ के। By asking question, the government is alerted to its shortcomings and comes to know the opinion of the people through the representative। और यही क्वेश्चनिंग की वजह से जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक से काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है, और लोगों के क्या व्यूज है, लोगों के क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है। ये बात समझ में आ रही है, किसकी वजह से, ये क्वेश्चन आस्क की वजह से पता चलती है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाईलाइटिंग ड्रॉबैक्स। अभी जो अपोजिशन पार्टी होती है ये रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे आज जो राहुल जी है, ये राहुल जी हर बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं। किसको क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। अभी क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर का काम क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी का आदमी है उसकी गलतियां ढूंढना, उसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो वही वो काम कर रहे हैं, तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आपकी ये गलती है, ये गलती आपकी ठीक करो। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज kept on the toes of question asked by the MPs। अभी जो गवर्नमेंट होती है उसको हर बार क्या क्या किया जाता है, प्रेशर में रखा जाता है कि आप अगर कोई गलती कर रहे हो तो आपको हमको आंसर करना पड़ेगा। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो क्या करती है, ठीक से काम करती है, फ्रॉड्स नहीं करती। इन एडिशन इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल। मतलब कोई भी फाइनेंस रिलेटेड अगर बात है, फाइनेंस मतलब क्या, मनी रिलेटेड, अगर मनी रिलेटेड कोई भी बात है तो इसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए होता है, पार्लियामेंट के एमपीज का अप्रूवल चाहिए होता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट अबाउट पीपल्स डिमांड। अब ये जो पार्लियामेंट होती है, जो लोग को क्या चाहिए, लोग के डिमांड्स क्या है, लोग के डिजायर्स क्या है, ये एग्जीक्यूटिव को बताने का काम करती है, ठीक है। The MPs are representatives of the people, have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is the key aspect of the functioning of the Indian democracy। अभी जो MPs है ये क्या है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है। लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वही इलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं और उनके लिए डिसीजन लेते हैं। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, हर कोई आदमी तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। अभी जो न्यू लॉज होते हैं वो बनते कैसे, ठीक है। अभी पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का काम है नया लॉज बनाना, ठीक है। तो अगर कोई नया बिल आता है तो पहले लोकसभा में आता है, लोकसभा में डिबेट डिस्कस होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, 50% से ज्यादा वोटिंग होती है तो वो बिल पास होता है। फिर उसके बाद राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में वापस वोटिंग होती है, 50% से ज्यादा वोटिंग हो गई तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर नेक्स्ट डे से वो इंडिया में लॉ बन जाता है। An important role of the parliament is to be sensitive to the problems of the people। अभी जो पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सेंसिटिव रहना। लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन लाना, उसके रिलेटेड कोई लॉ लेके आना। द रोल ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग द पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इन द लॉज। मतलब पार्लियामेंट का सिटीजन का और एक काम होता है, द रोल ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल। मतलब जो सिटीजन होते हैं उनको अपने डिमांड्स पार्लियामेंट को बताने चाहिए। पार्लियामेंट को पता कब चलेगा कि लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों ने बताया तो उसके बाद पता चलेगा, है ना।
फॉर एग्जाम्पल आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो डॉक्टर सोल्यूशन कैसे देगा। इन द सेम वे जो सिटीजन है, जब तक वो सिटीजन अपने प्रॉब्लम्स पार्लियामेंट को बताएंगे नहीं तो पार्लियामेंट उसका सोल्यूशन कैसे देगा। फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर द न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल एलिमेंट। मतलब जो सिटीजन है उनको आवाज उठानी पड़ती है, अपने अपने डिमांड्स उनको पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के सामने रखने पड़ते हैं, तभी वो गवर्नमेंट अपनी डिमांड्स पूरी करती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स। अभी ये जो वॉइस है, लोगों का जो आवाज है वो कैसे पहुंच सकता है गवर्नमेंट तक? टीवी से पहुंच सकता है, नॉइस न्यूज़पेपर से पहुंच सकता है, रेडियो से, ठीक है, स्ट्राइक्स करके, बहुत सारे जो स्ट्राइक्स होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके, उनके अगेंस्ट स्ट्राइक्स करके लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अलर्ट किया जा सकता है, अपनी डिमांड्स बताया जा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। आपके टेक्स्ट में डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो एक्चुअली वुमेन के अगेंस्ट में होता है। वुमेन जो हस्बैंड होता है, मेल मेंबर होता है घर का, जब वुमेन को थ्रेटन करता है, मारता है, ठीक है, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस बोला जाता है। जो वाइफ होती है उसके अगेंस्ट में ये किया जाता है या हस्बैंड द्वारा, इसको क्या बोला जा रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस। विदाउट एनी रीजन अगर घर की औरतों को मारा जा रहा है, हस्बैंड जो है वो मार रहा है, अपने वाइफ को मार रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों को इसको किस में काउंट किया जा रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस में, ठीक है। इंजरी में भी कॉज बाय फिजिकली बीटिंग। अभी जो इंजरी है ये डोमेस्टिक वायलेंस में मारने की वजह से हो सकती है, या उसको खराब बोलने की वजह से हो सकती है, उसको अब्यूज करने की वजह से हो सकती है। इसमें वर्बल अब्यूज भी होगा, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है और इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें काउंट की जा रही है? डोमेस्टिक वायलेंस में की जा रही है। अभी ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वुमेन के अगेंस्ट में इतनी सारी चीजें हो रही थी, वुमेन्स को इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक एक्ट पास किया, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसके बाद से कोई भी आदमी घर में अपने वुमेन को बिना मतलब नहीं मार सकता, क्योंकि उसको अब्यूज नहीं कर सकता, कोई भी फॉर्म का अब्यूज उसके साथ नहीं किया जा सकता। एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव टू लिव टुगेदर अ शेयर्ड हाउसहोल्ड विद द मेल मेंबर हु इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस। मतलब ये जो राइट है ये किसको दिया गया? ये सारे वुमेन्स को दिया गया, भले कोई भी रिलीजन के हो, कुछ भी हो। किसके अगेंस्ट में दिया जा रहा है? मेल मेंबर के अगेंस्ट में जा रहा है कि कोई भी मेल मेंबर है, अगर उनको मार रहा है, उनके साथ गलत चीजें कर रहा है, तो उनको क्या किया जा सकता है? उनको पनिशमेंट मिल सकती है। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड आर सीन एज अ विक्टिम्स, बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। पर जो वुमेन होती है वो बहुत सारे वेज ढूंढ लेती है जिससे वो सर्वाइव करती है, इसलिए उसको सर्वाइवर बोला जाता है, उसको विक्टिम नहीं बोला जाता, ठीक है। उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सर्वाइवर बोला जा रहा है। ऐसे सर्वाइवर मतलब क्या? जो प्रॉब्लम से सर्वाइव करता है, या और विक्टिम मतलब क्या? जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसने कोई चीज देख ली है, गलत हो गया, ठीक है, उसके साथ, उसको विक्टिम बोला जाता है। तो वुमेन को यहाँ पे सर्वाइवर बोला जा रहा है। अभी अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर मतलब क्या? अभी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे लॉज भी बनाती है जो पॉपुलर नहीं है, जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, पर वो लोगों के लिए लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, लोग जो होते हैं वो गाड़ी अपने हिसाब से चलाते हैं, सिग्नल कोई तोड़ देता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? स्ट्रिक्ट लॉज लेके आती है, आपको फाइन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग होते हैं, लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, पर गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट जो होता है कभी कभी ऐसे लॉज भी इंट्रोड्यूस कर देता है जो लोगों को अच्छे नहीं लगते, जो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर होते हैं, लोगों से अनएक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। पर बहुत बार लॉज हार्मफुल नहीं भी हो सकते हैं, बहुत बार हार्मफुल भी हो सकते हैं, पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट कर रहे रहते हैं। अगर उनको ज्यादा हार्म हो रहा है तो वो ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है? अगर लोगों से ज्यादा प्रोटेस्ट आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने लॉज चेंज कर देती है, ठीक है। पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉज, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन द न्यूज़पेपर, टीवी रिपोर्ट्स, चैनल्स एक्सेट्रा। अभी अगर लोगों को कोई लॉस पसंद नहीं आ रहा है तो लोग क्या कर सकते हैं? उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में उसके अगेंस्ट छाप सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो स्ट्राइक्स हो सकती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी लाइक अस, सिटीजंस कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिप्रेसिव लॉज। मतलब ऐसे डेमोक्रेसी का एक ऐसा फीचर है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हो। क्रिटिसाइज मतलब उसके काम वो ठीक से कर रहा है कि नहीं उसको बता सकते हो, ठीक है। When large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change it। मतलब जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, ठीक है, अपना जो स्ट्राइक्स करते हैं, लोगों को जो पार्लियामेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर सा आ जाता है, एक आ जाता है उनके ऊपर। उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है? लॉज चेंज करने पड़ते हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनके हिसाब से उनको एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ता है, ठीक है। अभी एक चीज दी है आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, हिस्ट्री के इसमें ये एग्जांपल दिया है रोजा पार्क का, ठीक है, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिसने रिफ्यूज कर दिया, जो व्हाइट आदमी था उसको अपना सीट देने से रिफ्यूज कर दिया कि आप गोरे हो तो क्या हो गया, मैं काली हूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरी सीट जो मैं बस में बैठूं, मैं मेरी सीट आपको नहीं दूंगी। ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1 दिसंबर 1955 को हुआ था।
She was protesting the law on segregation that divided up and all public spaces, including the streets between whites and the African Americans. अभी जो यूएस है, जो अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो गोरे लोग होते हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं और जो काले लोग हैं उनको इंफीरियर माना जाता है। तो यहाँ पे जो वुमेन है रोजा पार्क, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसको अपोज किया है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो काले लोग होते थे उनके लिए बसेस भी अलग होती थी, उनके लिए पब्लिक फैसिलिटीज अलग हुआ करती थी, ये सारी चीजें इसके बाद क्या हो गई, चेंज हो गई। हर रेफ्यूजल वाज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। और इसने जो रोजा पार्क थे उन्होंने जो रिफ्यूज कर दिया अपने सीट देने से, इससे शुरुआत किसकी हो जाती है, सिविल राइट्स की शुरुआत हो जाती है यूएसए में। सिविल राइट्स मतलब क्या, जो ब्लैक है उनको भी इक्वल ट्रीट कर लेना चाहिए, जो व्हाइट्स को जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उतनी ब्लैक को भी मिलनी चाहिए, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion, national origin in the USA। मतलब सिविल राइट्स कैसे शुरुआत हो गई कि सब लोगों को यहाँ पे क्या देना पड़ा, इक्वल राइट्स देने पड़े, भले ही ब्लैक हो या व्हाइट हो। ठीक है। Example, various municipal laws on the use of the space within municipal limits often make hawking and vending illegal। अभी जो हॉकिंग ऑन वेंडिंग है, मतलब आप जो हाथ गाड़ी वाले देखते होंगे, ठीक है, हाथ गाड़ी वाले मतलब जो डोर टू डोर जाके अपनी चीजें बेचते हैं, जो स्ट्रीट्स पे अपनी दुकानें लगाते हैं, ठीक है। तो या ऐसे भी लोगों को वो तो काम इलीगल कर रहे हैं, पर एक नेसेसिटी इसेंशियल सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फुटपाथ पे आपका दुकान नहीं लगा सकते, आप फुटपाथ पे कोई स्ट्रीट्स पे अपना सामान नहीं बेच सकते, आपको लीगली एक दुकान खरीदना पड़ता है, उसका टैक्स आपको पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन दिया जा रहा है, मतलब लोग गवर्नमेंट जो होती है वो क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो इसेंशियल सर्विसेज भी सस्ते में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हेंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर, इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। अभी ये जो हॉकर्स होते हैं, ये इनका लाइवलीहुड है, उनका जो पूरा जो घर चल रहा है, पूरी जो फैमिली चल रही है, वो उनके ये हॉकिंग, ये स्ट्रीट बिजनेस की वजह से चल रहा है। जो रास्ते सड़क पे बैठे बैठे वो चीजें जो बेच रहे हैं, ठीक है, वो बेचने की वजह से उनका पूरा घर चलता है, उनकी पूरी फैमिली चलती है। और इसी के वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइवलीहुड का। मतलब जो लोग है, लोगों को दो चीजें तो हो रही है, पहले तो सस्ते में चीजें मिल रही है, जो नेसेसिटी होती है वो मिल रही है, और दूसरे जो फैमिलीज है उनका फैमिलीज भी सस्टेन हो रही है, उनको इनकम मिल रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। अभी कुछ लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि ये फेयर नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉज। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास पावर्स होती है कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिस्कार्ड कर सकता है। ठीक है, भले ही वो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया हो, ठीक है, किसी ने भी पास किया हो, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तक को कैंसिल कर सकता है। कौन कैंसिल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, we need to remember that our role as a citizens does not end with electing our representative। अभी जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि अपना जो रोल है वो बस इलेक्शंस तक खत्म नहीं होता। इलेक्शंस के बाद भी जो काम कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, उनको प्रेशर बना के सिटीजन्स ने रखना चाहिए। जो सिटीजन्स की जो डिमांड है वो पार्लियामेंट तक पहुंचने चाहिए, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर काम करना चाहिए, सिटीजन्स की जो डिमांड है वो पूरे होने चाहिए। Rather it is then we begin to use newspapers and the media to carefully chart the world that is being done by our MPs and criticize their actions। अभी जो सिटीजन है उनका काम क्या है, जो MPs काम कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करना है, उसको उसमें गलतियां ढूंढना है, और वो काम अच्छे से कैसे हो सकता है वो देखना चाहिए। Thus what we should bear in mind is that it is the extent involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform। मतलब जो लोग होते हैं वो उनका मोटिवेशन होता है, उनका enthusiasm होता है, पार्लियामेंट ठीक से काम करेगी क्या नहीं। लोग अगर डिमांड करेंगे तो पार्लियामेंट ठीक से काम करेगी, लोग अगर प्रेशर बना के रखेंगे तो ही ये पार्लियामेंट क्या कर पाएगी, काम कर पाएगी। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट और जो डेमोक्रेसी होती है वो बस किसी एक से नहीं चलती, वो लोगों से भी चलती है। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी कुछ वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में दिए, इसका मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड क्या है, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब क्या, परमिशन। किसी भी चीज के लिए परमिशन देना, दैट इज अप्रूवल। हाँ या ना परमिशन होती है। ठीक है, कोलिशन मतलब बताया था मैंने, कोलिशन मतलब जब एक किसी गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज उनके नहीं होते, वोट्स नहीं आते, तो उनको दूसरे पार्टी का सहारा लेना पड़ता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसको कोलिशन बोला जाता है। क्रिटिसाइज मतलब क्या, गलतियां ढूंढना। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां ढूंढना कि क्या गलतियां है इसमें, उसको क्रिटिसाइज बोला जाता है। एवोल्यूशन मतलब क्या, जो ह्यूमंस होते हैं उनका एवोल्यूशन होता है। आपका भी स्कूल्स में आप जा रहे हो तो स्कूल्स में आपका एवोल्यूशन होते जा रहा है, आप धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लेवल से बढ़ते चले जा रहे हो, तो इसको क्या बोला जा रहा है, एवोल्यूशन बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सेडिशन। सेडिशन मतलब क्या, ये जो लॉ था ये ब्रिटिश राज से इंडिया में चलता है। ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस का सुनते नहीं थे। कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोल देता था तो ब्रिटिशर्स उसको क्या करते थे, जेल में डाल देते।
जेल में कौन से बेसिस पे डालते थे? ये सेडिशन लॉ के बेसिस पे डालते थे। मतलब जब आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तब ये सेडिशियस लॉ इम्पोज किया जाता है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट में ये सेडिशन लॉ है, आप गवर्नमेंट को फालतू में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके काम को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको सेडिशन मतलब ये देशद्रोह का चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव मतलब क्या? टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट। मतलब रिप्रेसिव मतलब क्या? किसी को भी सप्रेस करना, किसी को भी फ्रीली रहने ना देना, या उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, या ऐसे रिप्रेसिव लॉज होते हैं, मतलब कंट्रोल करने वाले लॉज, इसको क्या बोला जाता है? रिप्रेसिव। अनसॉल्व मतलब ऐसी चीज है, ऐसा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I am on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, बाय बाय।